जैसे हम देख रहे हैं कि दोस्तों आजकल बारिश का मौसम है और काफ़ी बारिश हो रही है और बच्चे और बड़े सभी एंजॉय कर रहे हैं। इतने दिन बाद बारिश आई है। बारिश में कुछ कान की तकलीफ़ें हैं जो ज़्यादा होती हैं, जिसमें मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि कान का फंगस का इन्फेक्शन। अगर आप गीले हो जाते हैं और कान के अंदर मान लीजिए किसी लकड़ी से या ईयरबड से या फिंगर से, हेयर पिन से आप क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से फंगस कान के अंदर पहुँच सकती है और एक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। एक तो ये आज के सीज़न में कॉमन है। इसके अलावा कान के जो इन्फेक्शन होते हैं, वो होता है कान के जो मिडल ईयर का, जैसे हमने अभी बात की थी कान के 3 हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन की हमने बात की अभी, दूसरा बीच वाला हिस्सा जहाँ पे कि मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है। ज़्यादा कॉमन मिडल ईयर इन्फेक्शन है, ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। और जब भी मॉइस्चर होगा, जैसे कि बरसात का सीज़न है या सर्दियों में जहाँ के आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, तो उस वक्त कान में से कान के अंदर पस बन सकती है और कान के पर्दे में अगर सुराख होगा तो सुराख से पस कान के बाहर की तरफ आ सकती है। तो मेनली कान के बीच वाले ईयर का इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन या कान के बाहर वाले हिस्से का, जिसको हम ओटाइटिस सेक्शन में बोलते हैं, ये कॉमन इन्फेक्शन है जो हमें मिलते हैं। कि हमें पहले ये देखना है कि कान का इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है और कहाँ पर इन्फेक्शन है। तो पहले तो एक हिस्ट्री हो गई, जैसे हमने बात की, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें काफ़ी खुजली होती है और हल्का-हल्का पानी की तरह का थोड़ा-सा डिस्चार्ज बाहर आ सकता है। इसके अलावा कान के अंदर दर्द हो सकता है। कान का मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, उसमें आम तौर से देखा गया है कि बच्चों में होता है ज़्यादा, क्योंकि एक कान के बीच वाले हिस्से को गले के पिछले वाले हिस्से से जोड़ती एक ट्यूब होती है, जिसको हम स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। उसका काम होता है कि कान के जो बीच वाला हिस्सा है, उसका जो प्रेशर है, वो बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर रखे। लेकिन यहीं से कान के अंदर इन्फेक्शन भी पहुंच सकता है। आमतौर से जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनमें कि एडिनॉइड का इन्फेक्शन होता है या सर्दी जुकाम बार बार होता है या टॉन्सिलाइटिस होती है, वहाँ से कान में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो अगर बच्चे में जो इन्फेक्शन पहुंचता है तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है, बच्चे को लगेगा कि कान बंद हो गया। अगर बड़ा बच्चा है तो वो आपको आपको आके बताता है कि मेरा कान बंद हो गया, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जो छोटा बच्चा है वो कान के अंदर खुजली करता है या कान को बार बार खींचने की कोशिश करता है या वो रोना स्टार्ट कर देता है। और अगर हम उस स्टेज पे बच्चे को डायग्नोस ना करें या उस स्टेज पे हम लोग ना पता कर पाएँ और अगर अंदर पस इकट्ठा होता रहता है, तो कान के पर्दे को फाड़ के पस बाहर निकल सकता है और कान कान बहना स्टार्ट हो सकता है। ये है। और इसके अलावा जो दिक्कत हो सकती है कान के इन्फेक्शन के साथ में, बुखार आ सकता है। दर्द की हमने बात की, कान में दर्द होगा तो बच्चा कान खींचेगा, बड़ा होगा तो वो आपको बता देगा कान में दर्द है। तो जब आप बच्चे को या जो आदमी है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो एक छोटी सी मशीन होती है जिसको हम लोग ऑटोस्कोप बोलते हैं। उसमें एक लाइट होती है, एक लेंस होता है जो हमें इमेज दिखाता है बड़ी, तो कान के अंदर डाल के जैसे एक टॉर्च से हम गला देखते हैं, वैसे ही ऑटोस्कोप एक टॉर्च है विद मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको हम कान में लगा के अंदर हम पता कर सकते हैं इन्फेक्शन किस तरह का है और हमें उसका किस किस ढंग से इलाज करना है। तो डायग्नोसिस बड़ा सिंपल है कि आप ऑटोस्कोप डालें और कान को देख लें। इसके अलावा आपको नाक को भी देखना ज़रूरी होता है और गले को भी, कि इन्फेक्शन है कहाँ, कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ। तो इसको डायग्नोस करके इलाज आराम से किया जा सकता है। बचाव के लिए मैं इसको 3 हिस्सों में बाँटना चाहूँगा। पहला, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो कि 1 साल या 2 साल के बच्चे हैं, उनमें जो भी माएँ हैं जिनके के नवजात शिशु हैं, उनके लिए सबसे पहली जो प्रिकॉशन ये होती है कि जब बच्चे को दूध पिलाएँ, तो उसका सर थोड़ा-सा ऊँचाई पे रखें। सर थोड़ा-सा ऊँचा रखना है और बाकी बॉडी नीचे रहेगी। तो जिससे दूध पिएँ, तो कान के पिछले वाले हिस्से में, जो गले के पिछले वाले हिस्से से जाके कान तक दूध या वहाँ से इन्फेक्शन ना आ जाए, इससे थोड़ा-सा बचाव होने का संभावना रहती है। तो बच्चे का सर ऊपर रखें दूध पिलाते हुए। और ऐसा भी देखा गया है, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, उनमें कान के इन्फेक्शन ज़्यादा होने की संभावना है। तो जितना हो सके बच्चे को माँ का स्तनपान कराएँ, उससे बच्चे में इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। इसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं, उसमें जो इन्फेक्शन जैसे बताया कि नाक से या गले से इन्फेक्शन आता है,
और ये इन्फेक्शन होने की संभावना वहाँ जहाँ पे होती है जहाँ पे के कमरे या जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह हवादार ना हो, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी ना आ रही है। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे के हवा आती हो और सूर्य की रोशनी भी हो। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि सफाई का ध्यान रखें। आप घर में, घर के आस-पास सफाई रखें और खुद की भी सफाई रखें। जैसे आपके जो नाखून हैं हाथों के, उनको आपको कट करके रखें और अपने अपने नहाने-धोने का ख़्याल रखें। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आपको ज़ुकाम है, तो आपको नाक को बहुत ज़ोर से बाहर की तरफ साफ़ ना करें। उससे क्या होता है कि जब आप बहुत बहुत ज़ोर से फ़ोर्स लगाते हैं, तो कई बार जो अंदर इन्फेक्टेड मटीरियल है, जैसे नाक है जिसमें कि इन्फेक्शन है, वो नाक बाहर की तरफ आने के साथ-साथ कान की तरफ भी जा सकती है। तो वो कोशिश करें ना करें। इसके अलावा कानों में तिल्ली या कान के अंदर उँगली या पेन या पेंसिल, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन पहुँचने की संभावना रहती है। तो अगर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें तो काफ़ी हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएँगे। साथ में खाने-पीने का ज़रूर ख्याल रखें। फ्रेश फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इसका इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे चीनी है, चॉकलेट्स हैं, जंक फूड है, इसको इसको अवॉइड करें। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़, ये भी आपको आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। जो बड़े बच्चे हैं या जो अडल्ट हैं वो ज़रूर एक्सरसाइज़ करें, जिससे कि जनरल वेल-बीइंग अगर इम्प्रूव होती है तो साथ-साथ में बाकी इन्फेक्शन का चांसेस भी कम हो जाता है। ये तो बात ये है कि अगर कान में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले उसको अपने आप इलाज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कान में दर्द हुआ तो लोग कहते हैं कि तेल को गर्म करके डाल दो, तो वो आप बिल्कुल ना करें। सबसे पहला ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए रात का टाइम है, बच्चा छोटा है, तो एटलीस्ट उसको कुछ पेन किलर दे दें, जैसे कि पैरासिटामॉल है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पेन टेम्परेरी ठीक हो जाएगा और उसके बाद डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर को दिखाएँगे, जैसे हमने पहले भी बात की, तो डायग्नोज़ करना बहुत ही आसान काम है और डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे और उससे आप ज़रूर ठीक हो जाएँगे। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, जिसमें कि कान का पर्दा सिर्फ़ अंदर पस इकट्ठी हुई है, पर्दा फटा नहीं है, तो डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं, उससे हो सकता है कि बाकी और कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या कान से पस निकलना स्टार्ट हो गया है, तो वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, जो 5 से 7 दिन लेनी होती है, तो हो सकता है पस वहीं की वहीं सूख जाए। अगर कान में से पस बाहर निकलने लगा है, तो कान के अंदर ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 7 दिन से लेके 15 दिन तक के लिए अगर आप डालते हैं, तो उससे भी कान का पस सूख जाता है। आपको एज़ पेरेंट्स या एज़ ए पेशेंट आपको क्या करना है, आपको कान को सूखा और साफ रखना है। सूखा और साफ का मतलब है कि एक तो जब आप नहाने जाएँ, तो कान के अंदर कॉटन ले लें, कॉटन पे कोई भी खाने वाला ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, हल्का-सा लगा लें या वैसलीन लगा लें, जिससे कि वो वाटरप्रूफ हो जाए और कान के अंदर लगाएँ, उसके बाद नहाएँ। नहाने के बाद कॉटन को बाहर निकाल दें, जिससे कि कान के अंदर पानी ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर से इन्फेक्शन फैलता है। एक तो ये करना है। दूसरा, कान के अंदर कोई भी चीज़ हमें डालना नहीं है। ईयरबड से कान के अंदर से साफ ना करें, उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है वो आप करें। अगर कान आपका सूखा रहता है, अगर मान लीजिए कान का पर्दा फट भी गया है और कान अगर 1 से 3 महीने तक सूखा रहता है, तो 90% चांस है कि कान के अंदर जो सुराख है वो अपने आप भर जाए। तो ऐसा कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर कोई कान में इन्फेक्शन होता है तो उसका इलाज किया जा सकता है, संभव है। अर्ली स्टेज में बहुत ईज़िली कर सकते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा इलाज लंबा हो जाता है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप टाइम से इलाज लेंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन सपोज़ अगर आपने उसका इलाज नहीं किया या आपने इलाज आधा-अधूरा छोड़ा, तो कई बार क्या होता है, कान का इन्फेक्शन कान की हड्डी में पहुँच सकता है और कान की हड्डी में इन्फेक्शन पहुँच जाता है, तो उसके लिए फिर हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम तब भी इलाज ना करें, तो कान का इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुँच सकता है, जिसके अंदर मेनिंजाइटिस हो सकती है, या पस कान के पीछे या गले के अंदर या फिर गर्दन में या चेहरे के ऊपर भी पस पहुँच सकता है। तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना है, एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और डॉक्टर की सलाह से इलाज आप करेंगे तो फिर ज़रूर आप ठीक ठीक हो जाएँगे। कान के इन्फेक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन में आप नहीं पहुँचाएँ।
देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे हमने पहले बात की, कान के इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। जो ओटीसी ड्रॉप हमें मिलती हैं बाहर, आमतौर से या तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होती हैं या कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है उसमें एंटीबायोटिक भी है, उसमें स्टेरॉइड भी है, उसमें पेन किलर भी है। पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कान के पर्दे में सुराख नहीं है और कान से पस बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें जो लोकल ड्रॉप्स हैं, ओटीसी ड्रॉप्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जहाँ तक पेन का सवाल है, उसमें ड्रॉप से बहुत ज़्यादा पेन में आराम नहीं होगा। अगर आप बच्चे को पैरासिटामोल देंगे तो वैसे भी पेन ठीक हो जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन है और अगर हमें कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, इसमें स्टेरॉइड भी है, तो फंगल इन्फेक्शन टेम्परेरी तो आपको लगेगा ठीक हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय और जब बढ़ जाएगा। तो ओटीसी की ड्रॉप का यूजुअली मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपने आप लेके उसको स्टार्ट कर लें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हेल्थ फैसिलिटी आसपास अवेलेबल नहीं है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कॉम्बिनेशन के बजाय या तो जो पेन पेन किलिंग वाले ड्रॉप्स हैं और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, ये आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी, अगर आपने ड्रॉप ले भी लिए हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे कि वो ड्रॉप्स कंटिन्यू करनी है या हमें ड्रॉप चेंज करने की ज़रूरत है, इस बारे में हम लोग ये कंफर्म कर पाएँ कि ये ठीक है या हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ईयर इन्फेक्शन के साथ और छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से कई बार होता है कि बच्चे में इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गया पार्टली, या कुछ दिन आपने दवाई ली और ठीक हो गया, लेकिन कई बार कान के पर्दे के पीछे पानी रह जाता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ा सुनना कम हो जाता है। और सुनना कम होने से क्या होता है कि जब आप बच्चे को बुलाते हैं, तो कई बार वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो हमें लगता है बच्चा जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, तो उसको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चे की सुनाई कम है और बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो वहाँ भी टीचर की कुछ बातें वो सुनेगा और समझेगा, कुछ बातें नहीं समझेगा, तो हो सकता है पढ़ाई में भी वो बच्चा थोड़ा-सा पीछे हो जाए। तो हमें ये लगता है कि बच्चा ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि हो सकता है कि बच्चे के कान के पर्दे के पीछे पानी हो। तो उसका अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे, इलाज कराएँगे, तो बड़ा सिंपल सा इलाज है, उससे बच्चा ठीक हो सकता है। तो ऐसे ना हम उसको मिस कर दें और हमें बच्चे की पढ़ाई में और बच्चे के इसके अलावा बच्चे की लर्निंग के लिए दिक्कत हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, कभी भी आपको लगता है कि आपके बच्चे की सुनाई कम है, तो डॉक्टर से ज़रूर आप इलाज कराएँ, पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ कि बच्चा ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हमने देखा गया है कि काफ़ी बच्चे जिनको कि जन्म से ही कम सुन रहे हैं, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि किसी ने बड़े आदमी ने घर पे, दादाजी ने या उनके और किसी नाना जी ने बोल दिया कि नहीं-नहीं, इसके तो पिताजी भी लेट सुने थे या इसकी माँ ने भी लेट सुन के और फिर बोला था, हो सकता है थोड़े दिन में सुन लेगा। तो बिल्कुल ना करें। बच्चे के 3 से 6 महीने जन्म के बीच में एक बार बच्चे की सुनाई की जाँच ज़रूर करवा लें। बच्चे को बीच-बीच में चेक करते रहें, बच्चा ठीक से सुन रहा है, नहीं सुन रहा। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बच्चा अगर बैठ के कुछ काम कर रहा है, उसके लिए आप चुटकी बजा सकते हैं, हल्की सी ताली बजा के देख सकते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे की आप सुनाई पे ज़रूर एंश्योर कर लें कि बच्चा ठीक से सुन रहा है।